नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है भारत के महान न्यायवादी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एक छोटा सा चैप्टर होता है, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, छोटे बड़े चैप्टर का कोई मतलब नहीं होता है, हर एक जगह से ऑब्जेक्टिव बनता है। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर देने में ये समर्थ हैं तो आप समझ लीजिए पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के महान न्यायवादी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। तो आपको आज उसी के बारे में मैं जानकारी साझा करने वाला हूँ। तो भारत के महान न्यायवादी की इंग्लिश मैंने बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत के महान न्यायवादी। तो भारत के महान न्यायवादी के बारे में मैं बात करूं तो अनुच्छेद 76 में सबसे पहले इसी की बात होती है। किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है तो वह है अनुच्छेद 76। ठीक है, अनुच्छेद 76 में बात की गई है किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान न्यायवादी शब्द से ही स्पष्ट है कि महान न्याय, जो व्यक्ति महान न्याय करता है, ठीक है, जो व्यक्ति न्याय करता है, जो व्यक्ति कानूनी संबंधी ज्ञान रखता है, वही होता है महान न्यायवादी। एक शब्द से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो पॉइंट लिखता हूं, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि यह सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान न्यायवादी सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अब मैं बात करूं क्यों इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो महान न्यायवादी की नियुक्ति क्यों की जाती है? महान न्यायवादी की नियुक्ति इसलिए की जाती है, देखिए, भारतीय संसद जो है कानून पास करती है और कानून को लागू करने में कहीं न कहीं लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। कोई कानून यदि लोगों के विपरीत है तो लोग विरोध करते हैं कि यह जो है हमारे विरुद्ध कानून आया है, तो इसका लोग विरोध कर देते हैं। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति इसी वजह से की जाती है। जायज़ सी बात है नहीं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री होगा तो जो है विधि संबंधी ज्ञान रखेगा, ऐसा जायज नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में सबका क्वालिफिकेशन तो बताया गया है, सबकी योग्यता तो बताई गई है, लेकिन किसी नेता की योग्यता नहीं बताई गई है। वह एक समाज सेवी होते हैं, उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कानून बन जाता है, कानून बनने के बाद उसमें विधि संबंधी कुछ दिक्कतें आती है, उसके लिए नियुक्ति होती है महान न्यायवादी की। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अगर नियुक्ति की बात की जाए, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। अब मैं आपको बता दूं नियुक्ति और निर्वाचन में अंतर क्या है, किन की नियुक्ति होती है और किनका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका सीधे सीधे चयन कर लिया जाता है, ठीक है, जिनका सीधे सीधे चयन कर लिया जाता है वो होती है नियुक्ति, और जिनका वोटिंग के माध्यम से चयन होता है वो होता है निर्वाचन। ठीक है, तो नियुक्ति का मतलब किसी का सीधे सीधे चयन कर लिया जाए, और निर्वाचन का मतलब किसी की वोटिंग के माध्यम से चयन किया जाए तो उसे निर्वाचन बोलेंगे। तो महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, अब नियुक्ति की बात हो गई। अगर इनके कार्यकाल की मैं बात करूं, किसके? महान न्यायवादी के कार्यकाल की मैं बात करूं, संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा पद है महान न्यायवादी की जिनका कोई कार्यकाल फिक्स ही नहीं है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत किनका कार्यकाल होता है, तो भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल जो है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? जब तक सरकार के लिए ये अच्छा काम करेंगे, सरकार के लिए अच्छी सलाह देंगे विधि संबंधी, तब तक के पद पर रहेंगे। ठीक है, जिस दिन सरकार को लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री ही सरकार चलाते हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट को लगता है कि विधि संबंधी ये सलाह अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, उसी दिन राष्ट्रपति को कह देंगे भैया इन्हें हटा दीजिए, और राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर करके दे देंगे कि महान न्यायवादी हट जाएंगे उसी दिन। तो इसी वजह से कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान न्यायवादी का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन आएगा कि महान न्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन रहेगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं।
नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक ऑप्शन उसमें दिया जाएगा, तो वही सही होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि त्यागपत्र की। अगर इनका कार्यकाल से पहले त्यागपत्र देना चाहते हैं तो त्यागपत्र किसे देंगे? ठीक है, कौन? महान न्यायवादी किसे त्यागपत्र देंगे? तो महान न्यायवादी त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। महान न्यायवादी महोदय अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, अगर त्यागपत्र की बात की जाए, त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को ही ये अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। अब एक जरूरी जानकारी ये है, कोई भी व्यक्ति जो है, योग्यता की मैं बात करता हूँ, सब कुछ हो गया, योग्यता बची हुई है। कोई भी व्यक्ति अटॉर्नी जनरल तो बन नहीं सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एक योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता हर एक संविधान के हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वही जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है, भारत का नागरिक हो। और दूसरा इसमें एक योग्यता दिया गया है कि यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति केंद्र लेवल पर विधि संबंधी सलाह दे रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति केंद्र लेवल पर विधि संबंधी सलाह दे रहा है, तो जायज सी बात है, कोई छोटा मोटा वकील हो, कहीं पे कोई विधि संबंधी LLB कर लिया हो, LLM कर लिया हो, तो बन नहीं सकता है ना, महान न्यायवादी बनने योग्य नहीं है वो। वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है, इसे भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता तो बहुत कुछ होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य जो है वो है, या तो वह व्यक्ति 5 वर्ष तक, या तो वह व्यक्ति 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश का काम किया हो, मतलब जज का कार्य किया हो। या तो वह व्यक्ति 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज का कार्य किया हो, या तो वह 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक, इसे लिख लीजिएगा, कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत का कार्य किया हो, मतलब वकील का काम किया हो। यही होती है उसकी योग्यता। ठीक है, सबसे पहली बात, भारत का नागरिक हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वही हो पाता है भारत का महान न्यायवादी। ठीक है, अब भारत के महान न्यायवादी के बारे में कुछ विशेष जानकारी है जो आपको जानना आवश्यक है। देखिए, जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं वो सरकार की तरफ से काम करते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से विधि संबंधी सलाह देते हैं। उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी है, उसे आपको जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहला पावर ये है उनका शक्ति के बारे में बात करूं, इनकी शक्ति है, किसकी? महान न्यायवादी की। पहली शक्ति ये है, वो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, बैठक में भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं या बैठक में भाग ले सकते हैं। क्यों भाग ले सकते हैं? जाहिर सी बात है कि वो जो है सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं, अर्थात किसी विषय में कानून बन रहा है तो वहाँ पे बैठक में भाग लेकर के उसके बारे में मंत्रणा कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, दोनों में वो बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और है, दूसरा शक्ति यहाँ पर कट किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि किसी मामले पर वोट नहीं देंगे। ठीक है, कहीं पर अगर पेच फंस जाए कि 1-2 वोट से काम नहीं हो रहा है, तो सरकार चाहे कि महान न्यायवादी को वोट दिला करके मैं इस कानून को बना लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। महान न्यायवादी केवल सलाह देगा, ना कि कहीं वो वोट देगा है। ठीक है, तो किसी भी मामले पर कोई पेच फंस जाता है किसी कानून को लेकर के, तो महान न्यायवादी भले ही संसद में बैठता है, सरकार का प्रतिनिधित्व करता है विधि संबंधी सलाह देने के लिए, लेकिन वो वोट नहीं देगा। ठीक है, तीसरा शक्ति है, संसद के किसी भी संसदीय समिति में सदस्य बन सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, सदस्य बन सकता है। ठीक है, चौथी शक्ति है,
जिस तरीके से एक राज्यसभा अथवा लोकसभा, जिस तरीके से एक राज्यसभा अथवा लोकसभा सांसद को फैसिलिटी मिलती है, फैसिलिटी मतलब जिस तरीके से उन्हें जो है अच्छे से रहने खाने ऐसी सुविधाएं मिलती है, वैसी ही सुविधा भारत के महान न्यायवादी को भी प्राप्त है। उससे कम सुविधा भारत के महान न्यायवादी को नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं थोड़ा सा जानकारी में आपको इजाफा करने के लिए मैं बता दूं कि इतनी जानकारी आप ले लीजिए। संसद के किसी सदन में बोल सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, किसी मामले पर वोट नहीं देगा, किसी भी मामले पर वो वोट नहीं देगा। अगला है संसदीय समिति का, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। अगला है राज्यसभा अथवा लोकसभा के जिस तरीके से सांसद की फैसिलिटी होती है, ठीक उसी तरीके से फैसिलिटी होती है महान न्यायवादी की। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं कर दूं और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है, वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है, तो आपने नाम सुना होगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस समय भारत देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल। ऐसे भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं करंट से संबंधित कि वर्तमान में भारत के न्यायाधीश कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से जानकारी आप ले रहे होंगे। ठीक है, तो एक बात मैं और यहीं पर बता दूं, एक होते हैं, ये तो हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन हुए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक पद होता है सॉलिसिटर जनरल। क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, हिंदी में लिख दे रहे हैं जनरल ऑफ इंडिया, एक पद ये भी होता है। अब भैया बताइए ये कौन सा पद होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये भी तो कोई पद होता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इतनी बड़ी सरकार होती है, उनके लिए विधि संबंधी सलाह देना उनके अकेले की बस की बात नहीं होती है। तो सॉलिसिटर जनरल की जो नियुक्ति की जाती है वो अटॉर्नी जनरल मतलब भारत के महान न्यायवादी के सलाह के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो सीधे सीधे आप जानिएगा कि भारत के महान न्यायवादी के सलाह के लिए, भारत के महान न्यायवादी के असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही था ओवरऑल महान न्यायवादी के बारे में एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के महान न्यायवादी कौन होते हैं, तो भारत के महान न्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देने के लिए महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। थोड़ा सा ओवरऑल मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इनका कार्यकाल नहीं फिक्स है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेंगे। जब तक प्रधानमंत्री महोदय को लगेगा ये हमारे लिए अच्छे से काम कर रहे हैं तब तक रहने देंगे पद पर, वरना जिस दिन उन्हें लगेगा कैसे हमारे अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, हमें अच्छे से सलाह नहीं दे रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिख के भेजेंगे, भैया ये हमारे लिए काम नहीं अच्छे से कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति महोदय उन्हें हटा भी सकते हैं पद से। तो इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी की बात की गई है। ठीक है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगर एक शब्द और याद रखिएगा, सरकार के कानूनी सलाहकार, सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही सब था ओवरऑल पूरा। ये संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। संसद के किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किसी भी बात पर अपना मैटर रख सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं किसी निर्णय पर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा भारत के महान न्यायवादी चैप्टर का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, देखिए मैंने आपके लिए मेहनत किया है, एक लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं नितिन उपाध्याय आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद आपका।